गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इक्लेप्सिया। इसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर अपने प्री इक्लेप्सिया के बारे में बताए थे और आज जो टॉपिक है वो है इक्लेप्सिया। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है मिडवाइफरी के अंदर। तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किस कारण से होता है, कैसे होता है, उसका कब से कब तक होता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में कॉजेज, कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से कारण हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑनसेट ऑफ फिट्स रहेगा तो फिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं उस कंडीशन के अंदर, वो भी देखेंगे। और उसके बाद में इक्लेप्सिया के अंदर क्या आ रहा है, सीजर और कन्वल्सन कोमा देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन के अंदर उससे स्टेज ऑफ द सीजर उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना स्टेज है, कौन कौन सी स्टेज के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो टोटल 4 स्टेज की बात करेंगे। उसके बाद में इक्लेप्सिया के अंदर डायग्नोसिस की बात करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं और या कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं या उसका फाइंडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसके बाद में पढ़ेंगे मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर जनरल मैनेजमेंट पढ़ेंगे और एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। जनरल मैनेजमेंट की बात करें, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे जनरल के अंदर, और स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर स्पेसिफिक मैनेजमेंट देखेंगे जिसमें ड्रग्स थेरेपी के बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्प्सिया, लेबर की कंडीशन उसमें पढ़ेंगे कि यदि लेबर प्रेजेंट है तो क्या करना है, लेबर नॉट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, सीजर आ रहा है तो एक ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को उठाएंगे और इसके बारे में पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट। सभी लोगों से निवेदन है कि वो अपने अपने नोट्स बनाते रहें और उसके बारे में पढ़ते रहें। यहाँ पे हम एक एक लाइन लिखवाते हैं और एक एक लाइन को समझाते हैं, इसलिए बेसिक से लेकर के पूरा लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, इसलिए अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करें तो ये ए सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। इक्लेप्सिया है ए सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ए सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ pregnancy characterized by convulsion and coma. Convulsion and coma is mainly occurring between 20 weeks of gestation to the end of the first postpartum week, postpartum
पोस्टपार्टम वीक। उसके बाद में इक्लेप्सिया इन्वॉल्व, ये एक लाइन हो गया, इक्लेप्सिया इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। इन मेजोरिटी, उसके बाद में है तीसरा है इन मेजोरिटी 80% disease by fissure of 80% disease by fissures of severe pre-eclampsia। ये एक डेफिनेशन के रूप में है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस कंडीशन के, इक्लेप्सिया की कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। मैंने आपको सीवियर प्रीक्लेप्सिया की डेफिनेशन बताया था कि 140/90 से लेकर के 160/110 mm/Hg जो बीपी रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सीवियर हाइपरटेंसिव, मतलब 160/110 mm/Hg से भी उसका बीपी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो ए सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी और कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वल्सन एंड कॉमा। ये सिम्टम मोस्टली दिखाई देगा। मैं कहूं कि यदि प्रीक्लेप्सिया की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिला था, उस कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन था, उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन यूरिया था, और उस कंडीशन के अंदर ईडिमा था। तो यदि इन तीनों कंडीशन के साथ में यदि कन्वल्सन और कॉमा यदि ऐड हो जाता है, तो उस कंडीशन की डेफिनेशन क्या बन जाती है, प्री इक्लेम्सिया। यदि मैं इस डेफिनेशन को इसमें ये लिख सकता हूं कि प्री इक्लेम्सिया विद कन्वल्सन एंड कॉमा। ये भी एक डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हैं कि प्रीक्लेप्सिया के साथ साथ में क्या रहेगा, सीजर और कॉमा देखने को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। तो characterized by the convulsion and comma is mainly occurring between the 20 weeks of the gestation। ये कब से स्टार्ट होता है, आफ्टर द 20 week of the gestation the to end of the first postpartum week, मतलब लेबर होने के बाद में फर्स्ट 7 डेज तक। उस कंडीशन के बीच में ये जो सिम्टम देखने को मिलता है, तो वो होता है इक्लेप्सिया। उसके बाद में लिखा है इक्लेप्सिया इन्वॉल्व मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। यदि इक्लेप्सिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर मल्टी ऑर्गन क्या रहेगा, डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। और इन मेजोरिटी, यदि मेजोरिटी की बात करें, तो उस कंडीशन के अंदर 80% डिजीज बाय फिशर ऑफ सीवियर प्रीक्लेप्सिया। यदि 80% बात करें, तो इक्लेप्सिया किस वजह से होता है, यदि सीवियर प्रीक्लेप्सिया की कंडीशन को ट्रीट टाइमली नहीं किया, तो उस कंडीशन के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्लेम्सिया के अंदर। मैंने आपको प्री इक्लेम्सिया की जो कॉम्प्लिकेशन लिखाया था कि उस कंडीशन के अंदर प्री इक्लेम्सिया चेंजेस इन द इक्लेम्सिया। तो उस कंडीशन के अंदर यदि सीवियर प्री इक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया, तो उस कंडीशन के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता था, इक्लेम्सिया के अंदर। तो 80% होता है कि प्री इक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं होने की वजह से वो इक्लेम्सिया होगा, और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या रहेगा, कन्वर्सन रहेगा या कोमा रहेगा, या मैं बोल सकता हूं कि उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, सीजर देखने को मिलेगा। ये एक डेफिनेशन है। अब स्टार्ट करते हैं उसके कॉजेज, कौन कौन से कॉजेज हैं। कॉजेज की बात करें तो जो प्री इक्लेम्सिया था, उस कॉजेज के बाद में
ये कॉजेज देखने को मिलेंगे जो अभी लिखा है। कॉजेज सबसे पहले एग्जैक्ट कॉजेज की बात करें, एग्जैक्ट कॉजेज की बात करें तो क्या है? अननोन। एग्जैक्ट कॉजेज की बात करें तो क्या है? अननोन। उसके बाद में ऐसे फाइंडिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा? उस कंडीशन के अंदर रहेगा एनोक्सिया। एनोक्सिया देखने को मिलेगा। अब देखो एनोक्सिया कैसे होता है? स्पाज्म ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स। एनोक्सिया की पैथोफिजियोलॉजिकली बात करें तो स्पाज्म ऑफ सेरेब्रल वेसल्स, सेरेब्रल वेसल्स। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इंक्रीज सेरेब्रल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इंक्रीज सेरेब्रल वेस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर वेस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में क्या होगा? फॉल इन सेरेब्रल कंजम्पशन। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? फॉल इन सेरेब्रल कंजम्पशन। सेरेब्रल कंजम्पशन है वो क्या होगा? गिर जाएगा और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? एनोक्सिया देखने को मिलेगा। अब एनोक्सिया की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर एनोक्सिया का मतलब क्या हुआ? टोटल डेप्लेशन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। एनोक्सिया का मतलब क्या हुआ? टोटल deflation of the level in the oxygen. Total deflation of the level in oxygen. यहां पे एनोक्सिया आया है, एक आता है हाइपोक्सिया, एक होता है हाइपोक्सिया और एक ये है एनोक्सिया। इन दोनों का हाइपोक्सिया का मतलब है एक पार्शियल लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, इनकम्प्लीट, टोटल नहीं, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉन एज द हाइपोक्सिया। और यहां पे एनोक्सिया आया है। एनोक्सिया का मतलब हुआ कि टोटल डेफिनेशन ऑफ द लेवल इन द ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन लेवल इसमें क्या हुआ है? डिस्टर्बेंस हुआ है, उसको बोलते हैं एनोक्सिया। तो उस कंडीशन के अंदर एनोक्सिया कैसे देखने को मिलेगा कि स्पाज्म ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स, सेरेब्रल जो वेसल है, ब्रेन के जो वेसल्स है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? स्पाज्म होगा। उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज सेरेब्रल वेस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जब इंक्रीज सेरेब्रल वेस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर वेस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर फॉल इन सेरेब्रल कंजम्पशन, तो उस कंडीशन के अंदर सेरेब्रल कंजम्पशन है, ऑक्सीजन लेवल वो गिर जाएगा, तो उसको बोलते हैं एनोक्सिया। अब देखिएगा कि एनोक्सिया के अंदर यहां पे क्या हो रहा था? एक्लेप्सिया के अंदर हाइपरटेंसिव हो रहा है, हाइपरटेंसिव बीपी बहुत बढ़ रहा है। उस कंडीशन के अंदर वेसल्स के अंदर क्या होगा? स्पाज्म होगा। तो ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरीज के अंदर क्या होगा? स्पाज्म होगा। जब उस कैपिलरीज के अंदर स्पाज्म होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर जानी होती है वो नहीं पहुंच पाएगी, जिस कंडीशन की वजह से क्या होगा? स्पाज्म आएगा और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? द सेरेब्रल वेस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर वेसल्स के अंदर रेसिस्टेंस होगा और उस कंडीशन के अंदर फॉल इन द सेरेब्रल कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन की कमी इन द ब्रेन आर नॉन एज द एनोक्सिया। और इस कंडीशन के अंदर ये एनोक्सिया हुआ है, उस कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन इन द ब्रेन ड्यू टू द एनी रीजन, एबनॉर्मल सेंसेशन ब्रेन के अंदर आने लग जाएंगे।
और जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन, सडन सेंसेशन आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वल्सन, सीजर। और उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूस कन्वल्सन और सीजर आएगा, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कोमा में जाएगा ना। तो कन्वल्सन या कोमा आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? एनोक्सिया की वजह से आ रहा है, और ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं होने की वजह से, जिसकी ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन आएगा। एक तो कारण ये हो गया। अब दूसरा कारण, एक एक लिखाएंगे और एक एक समझाएंगे, इसलिए प्रॉपर रूप से अच्छे से ध्यान से पढ़िए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है सेरेब्रल एडिमा, तीसरा सेरेब्रल एडिमा। अब यहां पे क्या हुआ है? सेरेब्रल एक ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रल इन द एडिमा। और ये एडिमा कब होगा? में contribute to इरिटेशन। मैंने आपको एनोक्सिया के अंदर लिखाया था स्पाज्म ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स। स्पाज्म होगा, उस कंडीशन के अंदर इरिटेशन होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, तो उस कंडीशन के अंदर कंट्रीब्यूट द इरिटेशन। उस वेसल्स के अंदर क्या होगा? इरिटेशन देखने को मिलेगा, वेसल्स के अंदर इरिटेशन होगा। तो उस जब इरिटेशन होगा, तो बार बार इरिटेशन बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर होगा, तो उस वेसल्स के अंदर क्या आएगा? सूजन आएगा, स्वेलिंग आएगा और एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद में है चौथे नंबर पे है सेरेब्रल डिसरिथमिया। सेरेब्रल डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। इंक्रीज फॉलोइंग एनोक्सिया एंड, ये कब मिलेगा? इंक्रीज फॉलोइंग एनोक्सिया एंड एडिमा। अब देखिए सेरेब्रल डिसरिथमिया कब देख रहा हूं। सेरेब्रल एक ब्रेन का पार्ट है और डिसरिथमिया मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा। अब जब एबनॉर्मल सेंसेशन फ्रॉम द ब्रेन कब देखने को मिलेगा? इंक्रीज फॉलोइंग एनोक्सिया एंड एडिमा। जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होगी, उस कंडीशन के अंदर स्पाज्म आएगा, स्वेलिंग आएगा, सूजन आएगा, उस कंडीशन के अंदर ब्रेन एक प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन के अंदर सेरेब्रल से एबनॉर्मल सेंसेशन होगा। अब जब एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कन्वल्सन, सीजर देखने को मिलेगा। तो ये है सेरेब्रल डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में है देयर इज excessive release of neurotransmitter है, वो क्या होगा? एक्सेसिव रिलीज होगा, जिसके अंदर कौन सा आएगा? ग्लूटामेट। यदि बॉडी के अंदर इस एनोक्सिया है, उस कंडीशन के अंदर डिसरिथमिया देखने को मिल रहा है, वो एडिमा देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? देयर इज द एक्सेसिव रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के अंदर है वो एक्सेसिव रिलीज होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है? ये एक केमिकल मीडिएटर होते हैं जो ब्रेन के सेंसेशन को इंक्रीज करते हैं या बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यदि न्यूरोट्रांसमीटर ना होते तो बॉडी के एक से जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ये जो सेंसेशन हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यदि इस कंडीशन के अंदर एनोक्सिया हो रहा है, एडिमा हो रहा है, सेरेब्रल डिसरिथमिया हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन द ब्रेन
जब ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो ग्लूटामाइन है वो इंक्रीज होगा तो एबनॉर्मल सेंसेशन अकर करेगा। जब एबनॉर्मल सेंसेशन बॉडी के अंदर अकर करेगा उस कंडीशन के अंदर क्या कॉज करेगा, सीजर, कन्वल्सन, कोमा, इफिलेशन, तो ये कंडीशन करेगा। तो ये आपका हो गया कॉजेज की बात करें ये रहेगा। वो फ्रीक्वेंसी के जो कॉजेज दिखाएंगे वो तो रहेंगे, उसके बाद में ये भी कॉजेज देखने को मिलेगा। उसके बाद में बढ़ते हैं ऑनसेट ऑफ फिट। अब जो फिट्स आ रहे हैं, कन्वल्सन या कोमा आ रहा है, सीजर, कन्वल्सन आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन देखें कब कब कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं। देखो ऑनसेट ऑफ फिट, ऑनसेट ऑफ फिट्स, ऑनसेट ऑफ फिट, इसमें लिखिए फिट्स अकर में, फिट्स occur more commonly in the third trimester, उसके बाद में है इन रेयर कंडीशन के अंदर, इन रेयर कंडीशन के अंदर अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर मिलेगा। इन रेयर कंडीशन के अंदर अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि इन रेयर कंडीशन के, रेयर कंडीशन कौन सी, हाइडेटी फॉर्म मोल, हाइडेटी फॉर्म मोल। उसके बाद में हम देखते हैं कि एंड पार्टम और इंट्रा पार्टम के अंदर कब कब कितना देखने को मिलता है। देखते हैं एंड पार्टम, जिसके अंदर रहेगा बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर रहेगा। उसके बाद में है इंट्रा पार्टम, जिसके अंदर रहेगा ड्यूरिंग लेबर, मेरे साथ साथ में आप लिखते रहिए ड्यूरिंग लेबर। उसके बाद में है तीसरा है पोस्टपार्टम, उसके अंदर है विथिन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ये रहेगा एंड पार्टन रहेगा 50%, ये रहेगा 30% और ये रहेगा 20%, टोटल हो गया 100%। ऑनसेट ऑफ द फिट्स आने के कौन कौन से कब कब कितने आएंगे। अब एक इसमें ऑनसेट ऑफ फिट्स की बात करें, फिट्स अकर मोर कॉमनली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। इन रेयर कंडीशन के अंदर जैसे हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, उसके बाद में हाइड्रेटिफॉर्म मोल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन के अंदर यदि एंड पार्टम की बात करें, एंड पार्टम का मतलब क्या हुआ, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर होने से जस्ट पहले के जो पार्टम होता है या पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड पार्टम। तो उस कंडीशन के अंदर 50% देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो बिफोर ऑनसेट ऑफ द लेबर, जैसे लेबर होने वाला होता है उससे जस्ट पहले के कंडीशन के अंदर जो फिट्स आते हैं, सीजर आते हैं, तो वो ये कितना परसेंट रहेगा, 50% देखने को मिलेगा। उसके बाद में
इंट्रापार्टम ड्यूरिंग द लेबर, जब डिलीवरी हो रही है उस कंडीशन के अंदर जो फिट्स आ सकते हैं वो होता है 30%। और उसके बाद में पोस्टमार्टम आफ्टर द डिलीवरी विथ इन द, लिखा हुआ है विथ इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी, 48 घंटे के बीच में जो होता है वो होता है 20%, और टोटल हो गया 100%। तो ये ऑनसेट ऑफ फिट्स है उसके बारे में। अब पढ़ते हैं अपन इसके कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। इक्लेप्सिया की कंडीशन के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर मैं कहूं कि प्री-इक्लेप्सिया के तो सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ में क्या रहेगा, कन्वल्सन एंड कोमा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा और वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओलिगोयूरिया इससे देख रहा है कि पेशेंट को बीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर यूरिन की मात्रा तो कम हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। क्लिनिकल फीचर, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखिएगा, हाइपरटेंशन रहेगा। यदि में इंडिकेशन की बात करें तो मोर देन 160/110 mm/Hg से ऊपर रहेगा। उस कंडीशन के अंदर पर्सन को प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया। उस कंडीशन के अंदर ईडिमा देखने को मिलेगा, ये यदि मैं कहूं सीवियर प्री-इक्लेप्सिया के जो सिम्टम रहेंगे वो सिम्टम रहेंगे। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर कन्वर्सन देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर कोमा देखने को मिलेगा। कन्वर्सन है, कोमा है, SIOM, ठीक है। कन्वर्सन है, कोमा है, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सडन वेट लॉस रहेगा, वेट गेन रहेगा, सॉरी लॉस नहीं रहेगा, गेन रहेगा, लॉस नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर वेट गेन हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर सीवियर हेडेक में रहेगा, ड्यू टू इंक्रीज द बीपी, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। दूसरा है नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, फटीग है, वीकनेस है, एनोरेक्सिया है। तो ये सब बेसिक सिम्टम है, ये देखने को मिल सकता है। तो हाइपरटेंशन यहाँ पे रहेगा, बीपी कितना रहेगा, 160/110 mm/Hg से ज्यादा रहेगा। उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन यूरिया मिलेगा, ईडिमा मिलेगा, कन्वर्सन एंड कोमा देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और विजुअल डिस्टर्बेंस के बीच में कैसा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, पूरा क्लियरिटी नहीं दिखाई देगा। उस कंडीशन के अंदर कन्वल्सन देखने को मिलेगा, कन्वल्सन या सीजर देखने को मिलेगा, या फिट्स आएंगे, उसको दौरे पड़ेंगे।
तो ये एबनॉर्मल सेंसेशन फ्रॉम द ब्रेन से एबनॉर्मल सेंसेशन आते हैं, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूस रिकरेंट सीजर आ रहे हैं या रिकरेंट फिट्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोमा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट कोमा के अंदर भी जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर सडन SUDD सडन वेट लॉस, वेट गेन रहेगा, वजन उसका तुरंत एकदम बढ़ जाएगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, और उस कंडीशन के अंदर सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। क्योंकि सेरेब्रल डिसफंक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हेडेक देखने को मिलेगा, और वो भी हेडेक कैसे रहेगा, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। ये अपने क्लिनिकल फीचर के अंदर देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टेज ऑफ द सीजर। सीजर इक्लेप्सिया के अंदर इंपॉर्टेंट है कि उनको सीजर किस टाइप के आते हैं, कौन कौन से सीजर आएंगे, किस टाइप के, कितना टाइम के लिए रहेंगे, और उस सीजर की स्टेज है, उस स्टेज के अंदर किस स्टेज में किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसके बाद में है स्टेज ऑफ सीजर। स्टेज ऑफ सीजर, सीजर उसको सीजर या कॉमा इस कन्वर्ट। अब स्टार्ट करते हैं प्री मॉनिटरिंग स्टेज। सबसे पहले है वो है प्री मॉनिटरिंग स्टेज। प्री मॉनिटरिंग स्टेज है, टॉनिक स्टेज है, क्लोनिक स्टेज है, तो ये सब स्टेज कोमा की स्टेज है। तो ये कौन कौन सी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। सीजर बिगन, इसके अंदर क्या रहेगा, सीजर बिगन विथ इन ट्विस्टिंग around the, एक मिनट, around the mouth and face. Twisting around of the mouth. दूसरा क्या रहेगा, eyeball roll, eyeball roll या are turn to one side, turn to one side, turn to one side, become fixed. उसके बाद में this stage last for 30 seconds. 30 सेकेंड ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखिएगा स्टेज ऑफ द सीजर की बात करें तो 4 स्टेज के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर सीजर के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे इस स्टेज के अंदर। तो सबसे पहले है प्री मॉनिटरिंग स्टेज, मॉनिटरिंग करने से पहले की स्टेज है। तो उस कंडीशन के अंदर सीजर बिगन्स विथ इन ट्विस्टिंग अराउंड ऑफ द माउथ एंड फेस। फेस और मास्क फेस एंड माउथ के अंदर क्या हुआ, ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा, ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद में है आई बॉल रोल। आई बॉल क्या होगा, रोल रहेगा, और
आर या आर टर्न टू वन साइड बिकॉम फिक्स्ड। इसका मतलब है कि आई बॉल है जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहेगा और उस कंडीशन के अंदर एक साइड से मुड़ जाएगा और उस कंडीशन के अंदर आई का जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में इधर इधर वो मुड़ेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा और दिस स्टेज लास्ट फॉर 30 सेकेंड। तो सबसे पहले माउथ और फेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर आई बॉल है वो रोल हो जाएगी, ऐसे पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ देखने को मिलेगा और टर्न टू वन साइड, एक साइड में टर्न हो जाएगा और उस कंडीशन के अंदर वो वहां पे क्या हो जाएगी, आई बॉल है फिक्स हो जाएगी। उस कंडीशन के अंदर दिस स्टेज लास्ट फॉर 30 सेकेंड। ये है जो ये इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेगा कि उसका फेस और उसके फेस एंड माउथ के अंदर क्या ट्विस्टिंग देखने को मिल रही है। आई बॉल एक साइड में टर्न हो जाती है और फिक्स हो जाती है और ये कितने सेकंड के लिए रहेगा, 30 सेकंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये स्टेज होगी प्री मॉनिटरिंग स्टेज और प्री मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अब दूसरा स्टेज अपने स्टार्ट करते हैं, टॉनिक स्टेज। आपने देखा होगा कि सीजर्स के अंदर टॉनिक क्लॉनिक सीजर देखने को मिलेगा। एक बार तो मसल्स एंड एक बार मसल्स रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक कंडीशन के अंदर टोन, मसल्स टोन का क्या होगा, अकड़ जाएंगे। तो ये देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉनिक स्टेज। दूसरा है टॉनिक स्टेज, टॉनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज के अंदर द बॉल बॉडी, इसके अंदर लिखेगा द बॉल बॉडी goes into tonic spasm, into tonic spasm। इसके बाद में रहेगा the trunk opisthotonous limbs are fixed and hand clenched मतलब मुट्ठी बंद हो जाएगा। टॉनिक स्टेज की बात करें उसके बाद में लिखिएगा दिस स्टेज लास्ट, तीसरा पॉइंट, दिस स्टेज लास्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। ये इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा। हरिनंदन भैया इसमें थोड़ा इंक भर दो, ब्लू वाला। इसके अंदर इंक डाल दो, ये वाला ना, ये इसमें 15 ड्रॉप डाल दो। अब देखते हैं टॉनिक स्टेज की बात करें, टोन, यहाँ पे टोन से रिलेटेड, टॉनिक स्टेज मतलब टोन से रिलेटेड है। तो द बॉडी गोज इनटू द टॉनिक स्पाज्म। बॉडी के अंदर क्या होगा, टॉनिक स्पाज्म रहेगा, अक्कड़पन आ जाएगा। जैसे कि सीजर आता है तो उस सीजर के अंदर क्या होता है, टॉनिक, जैसे हाथ ऐसे मुड़ गया तो बस उसके टोन अकड़ आ गए, अब वो वापस ऐसे नहीं होगा, वो टाइट हो जाएगा। तो उस द ट्रंक ओपिस्थोटोनस, ये ओपिस्थोटोनस का मतलब होता है कि ट्रंक है वो ऐसे आगे की ओर, धड़ है वो ऐसे आगे की ओर हो जाएगा और वो पैर के ऐसे से मोड़ देगा और वो उसका फिक्स हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर फिक्स हो जाएगा और वो टोन धड़ ऐसे मुड़ा हुआ है। आप इसमें फोटो के अंदर भी देख सकते हैं ओपिस्थोटोनस, उस कंडीशन, उसमें लिम्ब आर फिक्स्ड एंड ये लिम्ब है, ओपिस्थोटोनस लिम्ब है वो जो फिक्स हो जाता है और उसके बाद में है हैंड एंड क्लिस्ट, मुट्ठी बंद हो जाती है।
जैसे मुट्ठी खोलने के लिए कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर खोली नहीं जाएगी, हैंड एनक्लिस्ट रहेगा, मुट्ठी बंद हो जाएगी। उसके अंदर इतना टोन आ जाएगा, इतना टोन, एक्सेसिव टोन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ऑफिस का टोनस देखने को मिलेगा। लिम्ब क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जैसे हाथ ऐसे है या पैर ऐसा है तो इस प्रकार का रहेगा। उस कंडीशन के अंदर दिस स्टेज लास्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड के बीच में ये रहेगा। उसके बाद में इसकी टोन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में स्टेज की बात करें, क्लोनिक फेज। अब तीसरा स्टेज है क्लोनिक। भैया 15 ड्रॉप ही डालना, ज्यादा मत डालना, जो 15 ड्रॉप्स। उसके बाद में है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज, क्लोनिक, इसके अंदर लिखिएगा अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of all the voluntary muscles, ठीक है। उसके बाद में है बाइटिंग ऑफ टंग, biting of tongue. This stage lasts for about 1 minute. About 1 minute. 1 minute ये देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज यानी मसल्स, टॉनिक मतलब टॉन, यहां पे क्लोनिक है, मसल्स के अंदर अल्टरेशन आ रहा है। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द वॉलंटरी मसल्स। यहां पे लिख देते हैं, बार बार लिखा हुआ है, यहां पे ऑफ लिख देता हूं। तो वॉलंटरी मसल्स, जो वॉलंटरी के अकॉर्डिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, अल्टरनेट होगा, और वो भी कौन सी मसल्स के अंदर, वॉलंटरी मसल्स के अंदर होगा। इस कंडीशन के अंदर बाइटिंग ऑफ द टंग, टंग कटने का चांसेस रहेगा है, बाइटिंग ऑफ द टंग। इसके बाद में है दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट की ये स्टेज देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये जो क्लोनिक स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, अल्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, और बाइटिंग ऑफ द टंग कटने का चांस इस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में है लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ कॉमा, स्टेज ऑफ कॉमा। स्टेज ऑफ कॉमा, स्टेज ऑफ कॉमा। It may last for brief period, brief period. लंबे समय से इस कंडीशन के अंदर ये कोमा कंडीशन लास्ट कंडीशन में जा सकता है,
और उस कंडीशन के अंदर फॉलोइंग द कन्वर्सन, फॉलोइंग द कन्वर्सन, फॉलोइंग द कन्वर्सन, फॉलोइंग द कन्वर्सन मतलब कॉमा में जाने के बाद में कन्वर्सन आता है, तो उस कंडीशन के अंदर कन्वर्सन के बाद में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन, पल्स एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज बीपी रहेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, इंक्रीज ब्लड यूरिक एसिड, इंक्रीज ब्लड यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। ये सिम्टम देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ कोमा, कोमा की कंडीशन जब कब जाएगा कि जब पेशेंट को क्या होगा, सीजर साइड में रिकरेंट एपिसोड ऑफ द सीजर देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर कोमा में जाएगा पेशेंट। उस कोमा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग द कन्वर्सन, कन्वर्सन या कोमा के बाद में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर भी इंक्रीज टेम्परेचर रहेगा, मतलब उस पेशेंट को क्या रहेगा, फीवर देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया का मतलब क्या हुआ, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा रहेगी। उस कंडीशन के अंदर जब टेकिकार्डिया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगा। कोमा की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज ब्लड यूरिक एसिड देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया है जो क्या देखने को, यूरिक एसिड क्या है, इंक्रीज रहेगा। और उस पेशेंट को क्या रहेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये देखने को मिलेगा। ये स्टेज ऑफ द कोमा के कंडीशन के अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलता है। अब देखते हैं डायग्नोसिस। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डायग्नोसिस के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या आ रहा है, कन्वर्सन आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो भी प्रेगनेंसी के अंदर या एनसी के अंदर जो टेस्ट करेंगे वो तो टेस्ट करेंगे। उस कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर क्या आ रहा है, एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, कोमा और कन्वर्सन देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर ब्रेन की जो फाइंडिंग देखने को मिलेगी, उस कंडीशन के अंदर एनोक्सिया हुआ है कि नहीं हुआ है, उस कंडीशन के अंदर सेरेब्रल स्पाज्म हुआ है नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन को फाइंडिंग अपन करेंगे। अब देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की बात करें, सबसे पहले करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। बहुत सारे टेस्ट है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। उस कंडीशन में ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, सीबीसी, सीबीसी जानेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे। उस कंडीशन के अंदर फीटल हार्ट साउंड देखेंगे, फीटल हार्ट साउंड। उस कंडीशन के अंदर फीटल वेलबींग असेसमेंट करेंगे, फीटल वेलबींग असेसमेंट करेंगे। उस कंडीशन के अंदर नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। उसके बाद में सोनोग्राफी करेंगे, यूएसजी, जिसके डॉपलर, सोनोग्राफी एंड डॉपलर। उस कंडीशन के अंदर न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग देखेंगे या न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, न्यूरोलॉजिकल
टेस्ट। यहां पे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करने की नौबत कहां आई कि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या रह रहा है, सीजर रह रहा है, कन्वर्सन आ रहा है, एपिलेप्सी हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन की जो एबनॉर्मली को देखने के लिए न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ईईजी करेंगे, ईईजी करेंगे, सेरेब्रल डॉपलर ईईजी करेंगे और उसके बाद में सेरेब्रल डॉपलर वेलोसिमेट्री करेंगे, वेलोसिमेट्री ये करेंगे, सीडीवी जिसको बोलते हैं, सेरेब्रल डॉपलर वेलोसिमेट्री करेंगे। उसके बाद में एमआरआई भी करेंगे, एमआरआई ऊपर लिख रहा हूं, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर लिख रहे हैं, एमआरआई करेंगे। उस कंडीशन के अंदर एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियो इज रिलेटेड टू आर्टरी, तो आर्टरी का क्या करेंगे, एंजियोग्राफी देखने को करेंगे कि उस कंडीशन के अंदर आर्टरी के अंदर अपने इडिमा है, स्वेलिंग है, स्पाज्म है, ये देखने के लिए करेंगे, या रफ्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन की फाइंडिंग करने के लिए ये टेस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम देखेंगे, उस पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे जिसके में बीफी देंगे। उस कंडीशन के अंदर ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड की जांच करेंगे, सीबीसी करेंगे, बहुत सारे टेस्ट है वो भी अपन इसमें कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड यूरिया जो इंक्रीज हुआ है तो वो भी देख सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर एफएसएस का मतलब क्या है, फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड को सुनेंगे, फीटल हार्ट साउंड। उस कंडीशन के अंदर फीटल वेल बीइंग असेसमेंट करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे जो अपने टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करेंगे, नॉन स्टेज टेस्ट करेंगे जिसको बोलते हैं एनएसटी। और एनएसटी कैसे करते हैं, नॉन स्टेज टेस्ट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसका जो एक अपने वीडियो पर्सनल सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेना। उसके बाद में यूएसजी करेंगे और डॉपलर की द्वारा और फीटल हार्ट साउंड को देखेंगे। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर ईईजी करेंगे, सेरेब्रल डॉपलर वेलोसिमेट्री करेंगे और उस कंडीशन के अंदर एमआरआई करेंगे, उस कंडीशन के अंदर एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस रहेंगे। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद में क्या है, कॉम्प्लिकेशन है ना। अब देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि यदि प्रीक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इक्लिप्स। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है यहां पे, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सॉरी फॉर बार बार मेरे को बीच में पानी पीने की आदत है। तो अब पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, सीवियर मैटरनल एंड फीटल इंजरी देखने को मिल सकती है। पहला है सीवियर मैटरनल एंड फीटल इंजरी इवन मे बी डेथ, इंजरी या इवन डेथ। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलेगा। हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर डीआईसी रहेगा, डीआईसी देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर रीनल फेल्योर हो सकता है, रीनल
फेल्यूर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उस कंडीशन के अंदर स्टेटस एपिलेप्सी देखने को मिलता है। स्टेटस एपिलेप्सी। अब स्टेटस एपिलेप्सी क्या होती है? कंटिन्यूस सीजर्स देखने को मिलेगा। इसमें लिखिएगा कंटिन्यूस सीजर देखने को मिलेगा। सीजर्स एक्टिविटी कंटिन्यूस सीजर एक्टिविटी विदाउट ए पॉज या एनी सीजर ये देखने को मिलेगा। एनी सीजर, उसके बाद में लास्टिंग, इसके बाद में यहां पे लिख लेना लास्टिंग मोर देन 5 to 10 मिनट, मोर देन 5 to 10 मिनट। ये हो गया स्टेटस एपिलेप्सी। आप देखो पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सीवियर मैटरनल एंड फीटल इंजरी देखने को मिलेगा। यदि रिकरेंट एपिसोड ऑफ द सीजर, कंटिन्यूस सीजर आए तो उस कंडीशन के अंदर मदर और फीटस दोनों को ही इंजरी होने के चांस रहता है। इन दोनों की इवन डेथ भी हो सकती है। यदि टाइमली उस पर्सन का या उस प्रेग्नेंट लेडी का ट्रीटमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इस कंडीशन के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन के अंदर हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलेगा, हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी, एलिवेटेड लिवर एंजाइम देखने को मिलेगा, और उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? लो प्लेटलेट्स देखने को भी मिल सकता है। हेल्प सिंड्रोम, इसका मैंने फुल फॉर्म आपको लिखवा दिया। उस कंडीशन के अंदर डीआईसी देखने को मिलेगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी देखने को मिलेगा, कोगुलेशन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज द बीपी, सीवियर हाइपरटेंशन है। इस कंडीशन के अंदर फ्लूइड की मात्रा बॉडी के अंदर क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, जिस वजह से पेशेंट को क्या होगा? किडनी के ऊपर जोर ज्यादा पड़ेगा, जिससे किडनी भी फेल हो सकती है, किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम उस पर्सन को देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर स्टेटस एपिलेप्सी देखने को मिलेगा। स्टेटस का मतलब रेगुलर, उस कंडीशन स्टेटस एपिलेप्सी या स्टेटस सीजर देखने को मिलेगा। दौरे पड़ेंगे, बार बार उसको कंटिन्यूस सीजर रहेगा। अब देखो कंटिन्यूस सीजर एक्टिविटी रहेगा विदाउट ए पॉज, बिना रुके, विदाउट ए पॉज, बिना रुके, फॉर या एनी सीजर लास्टिंग मोर देन 5 to 10 मिनट। कंटिन्यूस लास्ट 5 to 10 मिनट के अंदर कंटिन्यूस उसको सीजर के दौरे पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूस सीजर के दौरे पड़ेंगे। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोमा, उस कंडीशन के अंदर कोमा में भी जा सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन अब इक्लेप्सी की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी। स्टेटस एपिलेप्सी यदि कंटिन्यूस सीजर आ रहे हैं लास्ट 5 to 10 मिनट के अंदर, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्सी। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट। कौन मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो जनरल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जनरल मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एक नर्स क्या कर सकती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्पेसिफिक मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल थेरेपी देंगे, दवाई देंगे। तो कौन कौन सा मैनेजमेंट कैसे कर पढ़ते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में अच्छे से आ रहा होगा मेरे हिसाब से। एक एक लाइन को लिखा रहे हैं और एक एक लाइन को समझा रहे हैं, भले ही इंग्लिश में लिखा रहे हैं
बट आपको हिंदी में समझा रहे हैं। उसके बाद में है मैनेजमेंट, एमडीटी। मैनेजमेंट के अंदर जो पहला मैनेजमेंट है वो जनरल मैनेजमेंट, एमडीटी, जिसके अंदर कौन सा रहेगा, मेडिकल एंड नर्सिंग। एक नर्स क्या क्या मैनेजमेंट करे। उसके बाद में रिसक्सिटेशन करेंगे सबसे पहले। रिसक्सिटेशन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मेंटेन एयरवे, इसमें लिखिएगा मेंटेन एयरवे बाय placing the patient in left lateral position, left lateral position. Give the oxygen therapy. दूसरा, give the oxygen therapy by mask. उसके बाद में कंटिन्यू वाइटल मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये एक नर्सिंग या मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो रिसक्सिटेशन करेंगे, उस कंडीशन के अंदर मेंटेन एयरवे देखेंगे। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोमा, कन्वल्सन बार बार आया था, उस कंडीशन के अंदर उसको प्रॉपर वे के अंदर रखेंगे, एयरवे को मेंटेन रखेंगे। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। मेंटेन द एयरवे, उस कंडीशन के अंदर गिव द ऑक्सीजन थेरेपी, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी पेशेंट कोमा में गया है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड द ऑक्सीजन बाय द मास्क देंगे 8 to 10 लीटर पर मिनट। इस लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। 8 to 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देंगे और उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, कंटिन्यू उसका फीटल असेसमेंट करेंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, ये वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद में बात करें टोटल पेरेंटल फ्लूइड की, उसके बाद में है टोटल पेरेंटल फ्लूइड, जिसमें आरएल लेंगे, जिसमें क्या लेंगे, टोटल पेरेंटल फ्लूइड के अंदर आरएल लेंगे लेस देन 2 लीटर, लेस देन 2 लीटर in 24 hours, in 24 hours। उस कंडीशन के अंदर टोटल फ्लूइड should be usually limited to 70 ml per hour, 70 ml per hour या 1 ml per kg per hour। उसके बाद में गिव प्रीवियस यूरिन आउटपुट, इसके बाद में लिखना या इसके बाद में लिख रहा हूं, या सबसे ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूं, गिव प्रीवियस यूरिन आउटपुट,
in 24 hours plus 1000 ml 1000 ml। ये आप देखेंगे क्या इसमें हुआ। सबसे पहले देखो रिसैचुरेशन करेंगे, मेंटेन द एयरवे बाय द प्लेसिंग द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एयरवे को मेंटेन करेंगे। यदि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट कोमा के अंदर गया है तो उस कंडीशन के अंदर ट्विस्टिंग हुआ है, इस साइड में मुड़ गया है, इस साइड में मुड़ गया है, इस कंडीशन में हुआ है, तो सबसे पहले नर्स की एक प्रायोरिटी बनती है कि उस पर्सन को मेंटेन द एयरवे करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे। उसके बाद में गिव द ऑक्सीजन थेरेपी। उस कंडीशन के बाद में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे बाय द मास्क 8 to 10 लीटर पर मिनट। उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद में टोटल पेरेंटल फ्लूइड। पेरेंटल फ्लूइड का मतलब क्या है? आईवी फ्लूइड देंगे। उस कंडीशन के अंदर आईवी फ्लूइड देंगे आरएम देंगे। और यहाँ पे आईवी फ्लूइड ज्यादा नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सीवियर हाइपरटेंशन। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा? आईवी फ्लूइड देना है लेस देन 2 लीटर इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर 2 लीटर से कम फ्लूइड प्रोवाइड करवाना है। उस कंडीशन के अंदर टोटल फ्लूइड शुड बी यूजली लिमिटेड टू 70 ml पर आवर। उस कंडीशन के अंदर टोटल फ्लूइड दे रहे हैं तो यदि पर आवर की बात करें तो 70 ml पर आवर के हिसाब से देना है या 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से देना है। अब यहाँ पे केजी आ गया है उस पर्सन का वेट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए उस पर्सन का वजन कितना है? 70 केजी है तो 1 केजी का कितना बोल रहे हैं? 1 ml, तो भी 70 ml होगा और ऐसे भी 70 ml हो सकता है। और उसके बाद में या लिखा हुआ है गिव प्रीवियस यूरिन आउटपुट इन 24 आवर प्लस 100 ml। यदि मैं कहूं उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? फ्लूइड का मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन? यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। फ्लूइड मेजरमेंट की बात करें, प्रीवियस यूरिन आउटपुट इन 24 आवर। एक यूरिन का आउटपुट देखेंगे, यूरिन का कलेक्शन करेंगे कि एक कैथेटर लगाएंगे। उस कैथेटर लगाने के बाद में 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन आउटपुट हुआ है। मान लीजिए उस कंडीशन के अंदर 400 ml यूरिन आउटपुट हुआ है। इससे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ओलिगोयूरिया। अपन साइन सिम्टम के अंदर देखा था कि ओलिगोयूरिया उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर 400 या 400 से कम देखने को मिलेगा। 500 हो सकता है बट 400 मिलेगा तो उसके साथ में ऐड कितना ml करना है? 1000 ml करना है। 1000 ml को ऐड करना है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि फ्लूइड की मात्रा की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर 400 तो यूरिन आउटपुट इन 24 आवर का हो गया। उसके साथ में 1000 ml और कर लीजिए तो कितना ml देंगे? 1400 ml इन 24 आवर। यदि फ्लूइड यूरिन आउटपुट है 400 तो यदि यूरिन आउटपुट 300 है तो 1300 ml। तो गिव प्रीवियस यूरिन आउटपुट इन 24 आवर। तो एक कैथेटर से उसको मॉनिटरिंग करेंगे यूरिन आउटपुट का। उसके बाद उस पर्सन को 1000 ml उसके साथ में ऐड करेंगे। उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को पेरेंटल फ्लूइड देंगे। अब देखिएगा मैंने यहां पे ये लिखा है ना कि आरएल कितना देंगे? लेस देन 2 लीटर इन 24 आवर। तो ये फॉर्मूला रहेगा, या ये बोल दो या ये फॉर्मूला बोल दो या इस पे दो, जो भी सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बारे में देखना है। ये हो गया आपका जनरल मैनेजमेंट। अब देखते हैं स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन अपन देंगे। जो स्टूडेंट एनएम, जीएनएम, बीएससी, एमएससी जो भी अपने मेडिकल पैरामेडिकल का जो कोर्स कर रहा है इनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। मिडवाइफरी का जो जिसका सिलेबस है उसमें इम्पोर्टेंट है। तो जिन कैंडिडेट के पास में दूसरे भी स्टूडेंट है जैसे कि दूसरे स्कूल के भी है तो उन कैंडिडेट को भी ये लिंक शेयर कीजिए ताकि वो लॉकडाउन के अंदर भी अपने घर बैठे पढ़ाई कर सके। तो सभी से अनुरोध है कि वो अपने अपने लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ सके। उसके बाद में है स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करें। स्पेसिफिक मैनेजमेंट
स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या देंगे, ये मेडिकल थेरेपी देंगे। उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, MgSO4 देंगे, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट इज ड्रग्स ऑफ चॉइस इन द सीजन, ड्रग्स ऑफ चॉइस किसमें, सीजन के अंदर ये ड्रग्स ऑफ चॉइस आता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट कितना देते हैं, IM, इंट्रामस्क्यूलर IM। इसमें देंगे लोडिंग डोज देंगे, लोडिंग डोज देंगे 4 ग्राम इन 3 to 5 मिनट के अंदर। उसके बाद में देंगे मेंटेनेंस डोज देंगे, वो देंगे 5 ग्राम इन 4 आवर। देंगे। उसके बाद में IM हो गया और I इंट्रावेनस के अंदर लोडिंग डोज देंगे, ये लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज क्या होती है उसके बारे में अभी बात करेंगे। लोडिंग डोज देंगे 4 to 6 ग्राम इन 15 to 20 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में मेंटेनेंस डोज, देंगे 1 to 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम पर आवर। ये मैग्नीशियम सल्फेट की डोज मैंने प्रीक्लेम्सिया के अंदर आपको डोज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये डोज जा सकती है, क्योंकि सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर मैंने आपको लिखा था कि सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो, तो ये डोज जा सकती है उस कंडीशन। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज ड्रग्स ऑफ चॉइस या टू प्रिवेंट द सीजर, उस कंडीशन के अंदर सीजर को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर एक मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस के थ्रू भी जाएगा। तो सबसे पहले उस कंडीशन के अंदर पर्सन को सीजर आया है, तो उस कंडीशन के अंदर लोडिंग डोज देंगे। लोडिंग डोज का मतलब फर्स्ट टाइम का जो डोज देंगे तुरंत दिया। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सीजर आया है, उस कंडीशन के अंदर लोडिंग डोज देंगे। तुरंत आया है तो उस कंडीशन के अंदर लोडिंग डोज बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर 4 ग्राम इन 3 to 5 मिनट के अंदर 4 ग्राम देंगे इन 3 to 5 मिनट के 3 से 5 मिनट के बीच में 4 ग्राम उसको लोडिंग डोज देंगे इंट्रामस्कुलर द्वारा। उसके बाद में दूसरा है मेंटेनेंस डोज, मतलब एक डोज दे दिया, लोडिंग डोज दे दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, धीरे धीरे आईवी फ्लूइड के साथ में उसको मेंटेनेंस पे रखेंगे, ताकि एक बार तो जो सीजर आया उसको रुक जाए। और उसके बाद में है कि मेंटेनेंस ये है कि आगे ना आए, या उस कंडीशन के अंदर सीजर आए और ब्रेन के अंदर ब्रेन सेरेबल को क्या है डैमेज ना करें, आगे से सीजर ना आए, तो उस कंडीशन के अंदर मेंटेनेंस डोज देते हैं। और मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 5 ग्राम इन 4 आवर में, 4 घंटे के अंदर 4 आवर में 5 ग्राम देते रहेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अब डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब करता है या उस सीजर की सीवियरिटी ड्यूरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें। उसके बाद में आईवी इंट्रावेनस की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर लोडिंग डोज है 4 to 6 ग्राम इन 15 to 20 मिनट। लोडिंग डोज की बात कर रहे हैं आप, आईवी इंट्रावेनस की दे तो 15 से 20 मिनट के बीच में 4 to 6 ग्राम उस पर्सन को देते रहेंगे। उस कंडीशन के अंदर मेंटेनेंस डोज की बात करें, ये लोडिंग डोज है, एक बार तुरंत सीजर आया और उस कंडीशन के अंदर आईवी देना है, तो आईवी के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर 4 to 6 ग्राम उस पर्सन को मैग्नीशियम सल्फेट की डोज जाएगी। उस कंडीशन के अंदर मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 1 से 2 ग्राम पर आवर जाएगा। ये है अपने मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में है डायजेपाम थेरेपी। डायजेपाम थेरेपी लेंगे,
एक एक दवाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उस दवाई ये क्या किस जगह जाकर के एक्शन करती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब डायजेपाम की बात करें तो डायजेपाम थेरेपी, हेडिंग डालिए जो बोलते हैं उसका भी ध्यान रखा करो। कभी कभार स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मोबाइल का कैमरा यूज हो रहा है। जैसे ही दूसरा कैमरा आ जाएगा उस कंडीशन के अंदर आपका क्लियरिटी और वॉइस के लिए भी माइक आ रहा है। उसके बाद में है डायजेपाम थेरेपी, दूसरा है डायजेपाम थेरेपी, डायजेपाम थेरेपी। उसके अंदर लिखिएगा 40 mg इन, कैसे देते हैं 40 mg इन 500 ml 5% डेक्सट्रोज at 30 drops per minute, 30 drops per minute for, उसके बाद में ये किस लिए यूज होता है, क्यों देते हैं, फॉर सेडेशन एंड, फॉर सेडेशन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। अब देखिएगा डायजेपाम थेरेपी कैसे देते हैं। तो डायजेपाम थेरेपी देने के लिए 40 mg डायजेपाम लेंगे इन 500 ml 5% डेक्सट्रोज। 500 ml का एक बोतल है, उसके अंदर 40 mg उसमें डालेंगे और उसके बाद में ड्रॉप की बात करें 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से उसको सेट करके उसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट। अब ये 30 ड्रॉप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेशन ऑफ द ड्रग्स के अंदर एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो 40 mg इन 500 ml 5% डेक्सट्रोज लेंगे, उसके साथ में मिक्स करके 30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से उसको सेट करके स्टार्ट कर देंगे। ये डायजेपाम उस पर्सन को देंगे। ये और डायजेपाम थेरेपी किसके लिए देते हैं, सेडेशन, सेडेशन एंड रिलैक्सेशन। जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आ रहा था और रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन आ रहा था, उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या करेंगे, सेडेशन करेंगे, उस कंडीशन के अंदर बेहोश कर देंगे ताकि एब्नॉर्मल सेंसेशन फ्रॉम द ब्रेन से जो आ रहे थे वो नहीं आ पाएंगे। उस कंडीशन के अंदर यदि वो नहीं आएंगे तो उस कंडीशन के अंदर सेरेब्रल इडिमा देखने को नहीं मिलेगा, एनोक्सिया नहीं हो पाएगा, प्रॉपर बॉडी के अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी ब्रेन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का करेंगे, ये सब ठीक है। डायजेपाम थेरेपी देंगे और उसके बाद में देते हैं फेनिटोइन। तीसरा है फेनिटोइन सोडियम थेरेपी, फेनिटोइन सोडियम थेरेपी टू कंट्रोल ऑफ कन्वर्सन को कंट्रोल करने के लिए ये थेरेपी देंगे। उसके बाद में है एडमिनिस्टर डाययूरेटिक्स, जिसमें डाययूरेटिक्स के अंदर क्या देंगे, फ्रूसेमाइड देंगे, जिसको किस नाम से जानते हैं, लेसिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पर्सन को देंगे एडमिनिस्टर, डायजेपाम थेरेपी के बारे में समझा दिया ना, डायजेपाम थेरेपी के बारे में। डायजेपाम दे रहे हैं सेडेशन और रिलैक्सेशन के लिए, और कन्वर्सन को कम करने के लिए दे रहे हैं फेनिटोइन सोडियम। ये एंटी कन्वल्सन ड्रग्स है, एंटी कन्वल्सन ड्रग्स मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर है फेनिटोइन सोडियम। उसके बाद में देंगे एडमिनिस्टर थियोपेंटोन सोडियम, 5वें नंबर पे एडमिनिस्टर थियोपेंटोन
सोडियम, थियोपेंटोन सोडियम, थियोपेंटोन सोडियम 0.5 ग्राम इन, डोज की बात करें 0.5 ग्राम इन 20 ml 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज के अंदर ये देंगे। और स्लो आईवी इन स्टेटस एपिलेप्सी, स्लो इन आईवी, स्लो आईवी इन स्टेटस एपिलेप्सी, स्लो आईवी देंगे। ये रहा अपन का मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर यहां पे था डायजेपम थेरेपी के बारे में अपन पढ़ लिया था। उसके बाद में फेनिटोइन सोडियम थेरेपी, फेनिटोइन सोडियम थेरेपी देंगे तो टू कंट्रोल द कन्वल्सन, कन्वल्सन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। उस कंडीशन के अंदर एडमिनिस्टर डाययूरेटिक्स देंगे, फ्रुसेमाइड टू कंट्रोल, टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, डाययूरेटिक देंगे, यूरिन की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर बीपी है जो कम होगी। उस कंडीशन के अंदर एडमिनिस्टर थियोपेंटोन सोडियम देंगे, थियोपेंटोन सोडियम देंगे। और थियोपेंटोन सोडियम ये होता है मसल्स रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेंट होता है। 0.5 ग्राम इन 20 ml 5% डेक्सट्रोज के अंदर मिला करके देंगे। आईवी स्लोली देंगे, उसको आईवी स्लोली देना है, बहुत धीरे से देना है। और इन स्टेटस एपिलेप्टिक या एपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्सी, बार बार उसको कन्वल्सन, कोमा, सीजर्स आ रहा है या फिट्स के दौरे पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते थे? स्टेटस एपिलेप्सी। तो उस कंडीशन के अंदर मसल्स को रिलैक्सेशन करने के लिए थियोपेंटोन सोडियम देंगे। उसके बाद में है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, लास्ट मैनेजमेंट है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर इफ लेबर नॉट प्रेजेंट, यदि लेबर प्रेजेंट है, इफ लेबर नॉट प्रेजेंट, इफ लेबर नॉट प्रेजेंट। और उस कंडीशन के अंदर इफ लेबर प्रेजेंट, दूसरा है इफ लेबर प्रेजेंट। दो कंडीशन है कि ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट की बात करें तो यदि पर्सन को रिकरेंट कन्वल्सन, कोमा और ये हाइपरटेंशन कंटिन्यूज हैं, तो उस कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन की अपन बात किया था। तो उस कंडीशन के अंदर मैटरनल और फीटस दोनों को नुकसान है, उस दोनों को इंजरी हो सकता है। उस कंडीशन के अंदर उन दोनों की डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर लेबर करवाना बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे दो कंडीशन लागू हो जाती है कि इफ लेबर नॉट प्रेजेंट, यदि वो 13 वीक तक नहीं पहुंचा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है देखिएगा। और उस कंडीशन के अंदर यदि इफ लेबर प्रेजेंट, यदि वो 37 वीक्स तक आ गया है और उस कंडीशन के अंदर उसको रिकरेंट एपिसोड ऑफ द कन्वल्सन, कोमा आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर टर्मिनेट ऑफ द प्रेगनेंसी करेंगे। और उस कंडीशन के अंदर भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। यदि इन दोनों के अंदर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर मैटरनल या फिटस या दोनों को डेथ हो सकता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि उस कंडीशन के अंदर टाइमली उसको ट्रीटमेंट या डिसीजन नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मदर की डेथ हो जाती है। अब देखते हैं इफ लेबर नॉट प्रेजेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है? एक कंडीशन है इफ फिट्स आर नॉट कंट्रोल,
आर नॉट कंट्रोल। यदि फिर से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे उस कंडीशन के अंदर विथ इन 6 to 8 आवर्स। और टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी कैसे करेंगे, बाय इंडक्शन ऑफ लेबर थ्रू वेजाइनल डिलीवरी। थ्रू वेजाइनल डिलीवरी या बाय सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, CAESAREN, सिजेरियन सेक्शन, CS। अब देखो, इफ लेबर नॉट प्रेजेंट, यदि लेबर का जो गेस्टेशनल जो वीक है वो 37 वीक तक नहीं पहुंचा है और उस कंडीशन के अंदर इफ फिट्स आर नॉट कंट्रोल, उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को कंटिन्यूस कन्वल्सन आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ेगा विद इन द 6 to 8 आवर। यदि उस कंडीशन के अंदर टर्मिनेट नहीं किया तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन के अंदर लेबर करवाएंगे बाय इंडक्शन ऑफ लेबर थ्रू वेजाइनल डिलीवरी, मतलब उसको वेजाइनल डिलीवरी से इंडक्शन करवाएंगे, मेडिसिन देंगे और उस कंडीशन के अंदर या सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब ये हो गया इफ लेबर नॉट प्रेजेंट। और यदि लेबर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, देखिए, इफ लेबर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर तो डिलीवरी करवाना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन तो चलता रहेगा। और यदि नहीं करवाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के इफ लेबर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, rupture of membrane of artificial rupture of membrane and vaginal delivery या सिजेरियन सेक्शन, या उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब देखिएगा इसमें लिखा है इफ लेबर प्रेजेंट या 37 वीक के है या उसके नजदीक में है या नियर टर्म है तो उस कंडीशन के अंदर AROM करेंगे। AROM का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मैं कहूं कि उस कंडीशन के अंदर लेबर टर्म कंडीशन के अंदर आ गया है बट वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसको मतलब 10-15 दिन का टाइम है तो वहां पे रुकना नहीं है, उस कंडीशन के अंदर मेडिसिन देकर के आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवाना है। उस कंडीशन के अंदर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवा करके उस कंडीशन के अंदर वेजाइनल डिलीवरी करवाना है। यदि वो वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करवाएंगे, सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे। ये है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लेम्सिया। तो आज का जो डिजीज है वो एक्लेप्सिया है और उसके अंदर सारे जो अपन आउटलाइन के एंगल जो पढ़े हैं उसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। धन्यवाद।